हेलो नमस्कार दोस्तों। एयर इंडिया फ्लाइट 171 अहमदाबाद से लंदन की ओर जाने के लिए उड़ान भरा ही था कि कुछ दूर जाने के बाद ही यह फ्लाइट क्रैश कर जाता है। अहमदाबाद एयरपोर्ट से जैसे ही फ्लाइट उड़ान भरता है तो 5 किलोमीटर जाने के बाद तुरंत ही जो यह फ्लाइट जो है क्रैश कर जाता है। तो इसमें करीब सभी यात्रियों के मारे जाने की खबर सामने आया है। तो सभी मृतकों को हम लोग अपनी तरफ से श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं और यह इंडिया के लिए काफी दुखद समाचार है और पूरे विश्व के लिए भी यह काफी दुखद समाचार है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग यह देखना चाहेंगे कि यह प्लेन जो क्रैश हुआ है इसके पीछे संभावित कारण क्या हो सकता है, इसके पीछे जो कारण रहा होगा इसके लिए एक्सपर्ट क्या क्या कहता है, इन सभी बातों को हम इस वीडियो में देखना चाहेंगे। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। अहमदाबाद से लंदन की ओर जाने वाली यह फ्लाइट में 230 पैसेंजर था और 12 क्रू मेंबर था। तो सब मिलाकर व्यक्तियों की संख्या 242 हो जाता है। और यह फ्लाइट बृहस्पतिवार को आफ्टरनून को यह फ्लाइट उड़ान भरा था और 5 किलोमीटर जाने के बाद ही बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर जो है जाकर यह क्रैश हो जाता है। एयर इंडिया फ्लाइट 171 को बनाने वाली कंपनी एक अमेरिकन कंपनी है, बोइंग 7878 एयरक्राफ्ट, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से उड़ान भरता है 1:38 पर और गेटविक एयरपोर्ट लंदन के लिए रवाना होना चाहता है यह फ्लाइट और मेघानी नगर में जाकर यह क्रैश कर जाता है, जो कि एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर दूर है। इसके आगे हम लोग देख लेते हैं कि क्रैश जो है 40 सेकंड में हो गया। इसमें जो पायलट था उसका नाम है सुमित सबरवाल और को पायलट था क्लाइव कुंडर। जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ होता है तो ये दोनों व्यक्ति जो है, फ्लाइट जो पायलट है और को पायलट है, ये मेडे कॉल तुरंत ही जारी कर देता है। और हम देख लेते हैं कि मेडे कॉल हम क्या कहते हैं, किसको है। तो मेडे कॉल का मतलब हुआ कि एक प्रकार के इमरजेंसी कॉल है। जैसे ही को पायलट और पायलट देखता है कि फ्लाइट में कुछ गड़बड़ होने वाला है या फिर क्रैश होने की संभावना है तो ये मेडे कॉल को जारी करता है। एक प्रकार का इमरजेंसी कॉल है जिसको पाकर आसपास का जो एयरपोर्ट है वो अलर्ट में आ जाता है। इस फ्लाइट में 230 पैसेंजर्स थे, उसमें से 169 इंडियन था, 53 ब्रिटिश है और 7 जो है पुर्तगीज है और 1 कैनेडियन है। इसी खबर के अनुसार से जो गुजरात के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी, इसके भी मारे जाने की खबर पुष्टि होता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि इसमें जो है करीब 1.25 लाख लीटर फ्यूल भरा हुआ था इस फ्लाइट में और बाहरी वातावरण के गर्म होने के कारण से जब फ्लाइट में क्रैश होता है तो काफी तगड़ा जो है आग उत्पन्न होता है और एक भयंकर आग उत्पन्न होने के कारण से कोई व्यक्ति जो इसमें यात्री था और क्रू मेंबर था उसमें से कोई व्यक्ति नहीं बच पाया है। एक व्यक्ति के बच जाने का जो है खबर सामने आया है। वो पीटीआई आइडेंटिफाइड किया है कि विश्वास कुमार रूपानी नाम का जो यूके सिटीजन है वो A11 सीट पर बैठा हुआ था, वो व्यक्ति बच गया था इस क्रैश में। मृतकों के डीएनए टेस्ट के बाद ही पता लगाया जा सकेगा कि उसका परिवार कौन रहा होगा, उसको सब सौंपा जाएगा। और साथ में ब्लैक बॉक्स जो वॉइस रिकॉर्ड करता है प्लेन में ताकि पता लगाया जा सके कि यह घटना हुआ क्यों, पायलट और को पायलट उस वक्त क्या बातें कर रहा था, वो सारी बातें रिकॉर्ड होता है ब्लैक बॉक्स में। तो यह ब्लैक बॉक्स मिलते ही जो है सारी घटनाओं की जानकारी सामने आ जाएगा। हालांकि खबर यह है कि ब्लैक बॉक्स भी मिल गया है और 2-4 दिन के अंदर जो है इसमें सारी जानकारियों को बाहर निकाला जा सकता है। क्रैश होने वाला जो फ्लाइट है उसको बनाने वाली कंपनी है बोइंग 7878 एयरक्राफ्ट। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि यह कंपनी भारत को कब सौंपा था यह फ्लाइट को और आगे क्या क्या संभावनाएं हो सकती है इस कंपनी को लेकर। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यह जो बोइंग 787 एयरक्राफ्ट है वो 12 साल पुराना है और 41,000 घंटे चल चुका है। यह इंडिया को 2014 में सौंपा गया अमेरिका द्वारा। इसका फर्स्ट फ्लाइट जो है दिसंबर 2013 में हुआ था और अभी तक यह फ्लाइट करीब 8,000 घंटों का जो है टेक ऑफ और लैंडिंग कर चुका है और 700 साइकिल्स यह जो है करीब 12 महीनों में यह पूरा कर चुका है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो एयर इंडिया प्रेजेंटली जो है 33 जो बोइंग 787 का जो एयरक्राफ्ट है इसको सर्विस में डाल दिया गया है। थर्सडे का जो बृहस्पतिवार को जो घटना हुआ था उसके बाद करीब 33 बोइंग 787 को सर्विस के लिए लगा दिया गया है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि 1148 बोइंग 787 वेरिएंट को जो है सर्विस में ग्लोबली डाला जा चुका है करीब 7.5 ईयर में अभी तक। क्रैश होने वाला फ्लाइट के कंपनी का नाम है बोइंग 7878 एयरक्राफ्ट। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि यह एयरक्राफ्ट जो है कब भारत को मिला था और इससे संबंधित और भी कुछ जानकारी को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले यह देख लेते हैं, यह जो बोइंग 787 एयरक्राफ्ट है वो 12 साल पुराना है और 41,000 घंटे अभी तक में चल चुका है।
साथ में ये देख लेते हैं कि इसका जो फर्स्ट फ्लाइट था वो दिसंबर 2013 को था और इंडिया को जनवरी 2014 में सौंपा गया। इसके अलावा देख सकते हैं कि 8000 घंटे का जो है टेक ऑफ और लैंडिंग करवा चुका है अभी तक में यह फ्लाइट। इसके अलावा 700 साइकिल जो है 12 महीनों में यह चल चुका है। इसके साथ ही हम देख सकते हैं कि जैसे ही यह घटना हुआ तो 33 एयरक्राफ्ट को, बोइंग 787 एयरक्राफ्ट को सर्विस में लगा दिया गया है और पूरा विश्व भर में 7.5 ईयर के दौरान जो है करीब 1148 एयरक्राफ्ट बोइंग 787 को जो है सर्विस में लगा दिया जा चुका है अभी तक में। प्लेन क्रैश का घटना भारत में इससे पहले भी कई बार हो चुका है, तो उसमें से कुछ घटनाओं को हम लोग चलिए देख लेते हैं। तो उसमें से पहला घटना है कि जनवरी 1, 1978 में जो एक एयर इंडिया का जो बोइंग 747-237B नाम का जो एक इंपरर अशोका नाम का जो एक फ्लाइट था, जो कि मुंबई एयरपोर्ट से जैसे ही टेक ऑफ किया तो कुछ समय बाद ही जो है जाकर अरेबियन सी में जाकर जो है क्रैश कर गया था। इसके अलावा फ्लाइट AI-855 भी जो है जैसे ही उड़ान भरा था उसके 3 किलोमीटर जाने के बाद ही यह फ्लाइट भी क्रैश कर जाता है। यह फ्लाइट क्रैश करने के कारण था कि कैप्टन को दिग्भ्रम हो गया था, वो दिग्भ्रमित हो गया था और इसके कारण से जो है जैसे ही उड़ान भरा था 3 किलोमीटर जाने के बाद यह प्लेन जो है क्रैश हो जाता है। इसी प्रकार की घटनाओं में से कुछ घटनाएं इस प्रकार से हैं कि जून 23, 1985 को एयर इंडिया फ्लाइट AI-182 बोइंग 747-237B नाम का जो एम्परर कनिष्क नाम का जो फ्लाइट था, इस पर भी टेररिस्ट अटैक करने के बाद जो है यह फ्लाइट क्रैश कर गया था। मिड एयर में ही, बीच रास्ता में ही जो है यह क्रैश कर गया था। इसमें जो है अटलांटिक ओशियन में इसका मलबा गिर गया था और उसमें कई पैसेंजर्स, करीब 307 पैसेंजर्स और 22 क्रू मेंबर्स के मारे जाने की घटना सामने आया था। इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं कि फिर कि यह जो घटना सामने आया है इसमें क्या क्या संभावित घटनाएं हो सकता है, एक्सपर्ट क्या कहता है, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। उससे पहले इस एयरक्राफ्ट के बारे में थोड़ी जानकारी और ले लेते हैं। तो सबसे पहले यह देख लेते हैं बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जो है कितना मैक्सिमम वेट लेकर यह उड़ सकता है। तो इसका उत्तर है 227.9 टन और फ्यूल कैपेसिटी है इसका 1,26,206 टन लीटर। इतना सा जो है ये एरोप्लेन जो है लेकर अपने साथ में उड़ सकता है। इसके अलावा देख सकते हैं इसमें 2 इंजन हैं और ये किसी भी परिस्थिति को झेलने के लिए काफी सुसज्जित है। आगे हम देख सकते हैं कि करीब 330 मिनट के लिए उड़ान भरता है तो सिंगल इंजन पर ही यह चल लेता है और जो घटना होने का संभावना है अबाउट 1 in a million, मतलब कि 1 बिलियन बार यदि ये फ्लाइट उड़ान भरता है तो उसमें एक बार ऐसा संभावना हो सकता है कि यह फ्लाइट क्रैश कर जाए। और दुर्भाग्यपूर्ण यह घटना बृहस्पतिवार को हुआ और ये भारत के लिए काफी दुख की घड़ी रहा है। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि एक्सपर्ट का क्या कहना है कि क्यों ऐसी घटनाएं हो सकता है। तो सबसे पहला एक्सपर्ट का कथन है कि इनकरेक्ट एस्टिमेट ऑफ द कंबाइंड वेट ऑफ द लोडेड एयरप्लेन एंड द क्वांटिटी ऑफ अवेलेबल फ्यूल, मतलब कि जो अवेलेबल फ्यूल था 1.25 लाख टन और साथ में जो वस्तुओं का वजन रहा होगा, इसका यदि पायलट और को पायलट गलत आंकड़ा को अनुमानित कर ले, ये धोखा से गलत आंकड़ा अनुमानित कर ले और साथ में बाहर का जो टेम्परेचर है इसको भी यदि इनकरेक्ट मेजरमेंट कर ले को पायलट और पायलट, तो जितना स्पीड होना चाहिए एरोप्लेन को ऊपर उठने के लिए उससे कम स्पीड यदि रखा जाए तो वो प्लेन जो है कुछ दूर जाकर गिर सकता है। यदि कितना वजन है और कितना बाहर का टेम्परेचर है इसका एस्टिमेट यदि को पायलट और पायलट सही से करता है तो वायुमंडल में कितना स्पीड से एरोप्लेन को उड़ाया जाए ताकि यह अच्छे से लिफ्ट हो पाए, एक अच्छा दूरी प्राप्त कर सके। और यदि घटनाओं को गलत आंकड़ा को जो है पढ़ा जाए या फिर गलती से ऐसा हो जाए पायलट के द्वारा तो वो प्लेन जो है गिर सकता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर यदि हाई रहता है बाहर का तो हवाएं जो है पतली हो जाती है और हवाएं पतली हो जाती है तो जितना स्पीड चाहिए उसको ऊपर उठने के लिए उससे अधिक स्पीड एरोप्लेन में देना पड़ता है ताकि जो है वह जो है एक मैक्सिमम हाइट को प्राप्त कर सके। तो हम लोग देख सकते हैं यहां पर कि स्पीड जो अच्छा ऊंचाई प्राप्त करने के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण होता है। तो वेट, सबसे पहले वेट कितना है इसका सही आकलन होना चाहिए, साथ में टेम्परेचर, बाहरी टेम्परेचर क्या है और अल्टीट्यूड में ऊंचाई, कितना ऊंचाई पर जो है प्लेन है, ये इसका आंकड़ा यदि सही रहता है पायलट के पास में
तो वो एरोप्लेन को एक सही स्पीड पर टेक ऑफ कराता है ताकि जो है एक अच्छी दूरी मिल पाए, ताकि एरोप्लेन जो है ऊपर की ओर आगे बढ़ते जाए। तो एक्सपर्ट का कहना है कि यदि ये घटनाएं हुआ होगा तो ब्लैक बॉक्स या जो वॉइस रिकॉर्डर मशीन है उसमें ये सारी घटनाएं का जो वॉइस रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड हो गया होगा। और जैसे ही ब्लैक बॉक्स मिलेगा, हालांकि ब्लैक बॉक्स मिल चुका है और इसमें जो सारी घटनाएं हैं उसको आकलित किया जाएगा, तो पता चल जाएगा कुछ कि क्यों एरोप्लेन जो है कुछ दूर जाने के बाद ही क्रैश कर गया और या फिर ड्रॉप होने लगा था नीचे की ओर। इसके अलावा एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि हो सकता है कि एरोप्लेन के बॉडी को जो है बर्ड जो है हिट कर गया हो या फिर जो दोनों इंजन होता है लगा हुआ एरोप्लेन में, पक्षी को जो है अपने अंदर सक कर लिया होगा, खींच लिया होगा, जिसके कारण से जो है इंजन में थोड़ा सा त्रुटि आ गया होगा। क्योंकि ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जैसे ही मानसून आया है भारत में तो फिर जो रनवे है उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर घासों की जो मात्रा है या फिर उसकी जो वृद्धि है वो काफी हो चुका है। तो घास जैसे जैसे बड़ा हो रहा है तो वह कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है और कीट जब वहां पर संख्या ज्यादा हो जाएगा तो फिर बर्ड भी आना स्वाभाविक है और बर्ड की संख्या ज्यादा हो जाएगा तो जैसे ही एयरपोर्ट पर जो रनवे पर जो है एरोप्लेन टेक ऑफ करेगा तो जो आसपास के पक्षी है वो इंजन उसको सक कर सकता है, अपनी ओर खींच सकता है। तो यह भी घटनाएं संभावित के रूप में हो सकता है। इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं कि जो फुटेज दिख रहा है क्रैश करने से पहले एरोप्लेन का, उसमें जो लैंडिंग गियर है वो रिट्रैक्ट नहीं हुआ। हालांकि आमतौर पर होता क्या है कि जब एरोप्लेन ऊपर की ओर जाता है तो जैसे ही कुछ दूरी पर जाने के बाद जो लैंडिंग गियर है, जो चक्का होता है लैंडिंग गियर पीछे वाला, वो सक कर जाता है, मतलब कि रिट्रैक्ट कर जाता है इस प्रकार से। लेकिन तस्वीर में देखा जा रहा है कि जो घटनाएं अभी क्रैश हुआ है इसमें देखा जा रहा है कि वो जो चक्का है, जो लैंडिंग गियर है, वो खुला हुआ ही है। यदि खुला हुआ रहता है तो जो आगे से हवाएं आती है उस पर पड़ता है और एरोप्लेन को ऊपर उठने नहीं देता है उतनी मात्रा जितना चाहिए एरोप्लेन को उड़ने के लिए, जितना लिफ्ट चाहिए, जितना एल्टीट्यूड चाहिए उतना उसको प्राप्त नहीं कर पाता उस स्पीड पर। तो यह भी संभावनाएं हो सकती है। और अंत में हम लोग देख लेते हैं कि बार बार अभी थोड़ा देर हम पहले बात कर रहे थे कि ब्लैक बॉक्स जैसे ही मिलेगा तो उसमें वॉइस रिकॉर्डर के अनुसार से यह पता लगाया जा सकता है कि असली कारण क्या रहा होगा प्लेन क्रैश करने का। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कि ब्लैक बॉक्स कहते किसको है। तो जो तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है ये ब्लैक बॉक्स है, हालांकि इसका रंग काला नहीं है, यह प्लेटिनियम का बना होता है और स्टेनलेस स्टील का बना होता है, जिसके कारण से जब प्लेन क्रैश भी कर जाता है तो ये जो ब्लैक बॉक्स है ये पिघलता नहीं है या फिर गर्म होकर जो है टूट फूट नहीं जाता है। जो पार्ट दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं क्रैश सर्वाइवल मेमोरी यूनिट। इसमें जो है यादाश्त जो है संजोए हुए रहता है ये, और जैसे इसको खोला जाएगा तो क्या कॉकपिट में वॉइस रिकॉर्ड हुआ था इसके बारे में यह जानकारी देगा। इसके अलावा हम लोग पढ़ सकते हैं कि यह कलेक्ट करता है ध्वनि को कॉकपिट में जो बोला जा रहा है। जो एरोप्लेन के जो बाहरी वाला हिस्सा होता है, जो आगे वाला हिस्सा होता है जहां पर पायलट और को पायलट बैठता है उसको हम कॉकपिट कहते हैं, और उसमें जो बातें हो रही होगी वो वॉइस यहाँ पर रिकॉर्ड करता है ब्लैक बॉक्स। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि एक बात और रिकॉर्ड करता है, इंजन पावर को रिकॉर्ड करता है, साथ में पोजीशन ऑफ फ्लैप्स कि फ्लैप्स का क्या पोजीशन रहा होगा, और एलेरॉन्स एंड रडर, ये सारे गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है ब्लैक बॉक्स। और इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं कि ये एक प्रकार के फ्रीक्वेंसी भी इमिट करता है, इसको हम लोग पिंग कहते हैं। ब्लैक बॉक्स एक प्रकार के फ्रीक्वेंसी इमिट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं पिंग। ये क्या करता है कि एवरी सेकेंड जो है यह फ्रीक्वेंसी बाहर निकालते रहता है करीब 30 दिनों के लिए। और जैसे ही यह ब्लैक बॉक्स, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि एरोप्लेन जब क्रैश कर जाएगा और उसका मलबा गिर जाए किसी सागर में, तो ये अंदर में जाकर भी ये फ्रीक्वेंसी को छोड़ते रहेगा। तो जब खोजने वाला व्यक्ति आएगा, वैज्ञानिक आएगा, तो फिर उसको आसानी से खोज सकता है, क्योंकि पिंग नामक जो है फ्रीक्वेंसी ये हमेशा छोड़ते रहता है। तो चलिए वीडियो को हम लोग यहीं पर अंत करते हैं, और जैसे ही ब्लैक बॉक्स के बारे में जानकारी सामने आएगा तो उसके बारे में हम लोग आगे देख लेंगे। तो चलिए धन्यवाद, रहने देते हैं इतना है।